अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने रखने कोरोना के आदाद और शुमार जो कि एग्रेसिव होते जा रहे हैं। 7.11% पॉजिटिविटी रेशो आया है जनाब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर बता रहा है कि कोरोना के हालात ठीक नहीं है। आप अपनी खैर में किए गए हैं। अगर 40,000 टेस्ट किए जाते तो फिर शफात आपको देखने के परसेंटेज कितनी बढ़ती? एक्जैक्टली जनाब, और इस हवाले से तो बात होगी, साथ ही जनाब सियासी महाज पे भी बात होगी कि जहाँ पे इस्तीफे है नहीं है, लॉन्ग मार्च है नहीं है, इस सारे हवाले से कंफ्यूजन है। बिल्कुल शफात। और मरीम नवाज ने कहा है कि अब हम मनाने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस्तीफे ना देना, ज़िमनी इंतखाबात में लड़ना, सेनेट में भी लड़ना अपोजिशन की जमातों के लिए बेहतर हुआ है। नून लीग के लिए नून लीग ने खुद भी फायदा उठाया, लेकिन अब इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च में अफादियत कैसे पैदा की जा सकती है, जैसे कि खुद मौलाना फजल रहमान ने बोला है, ये हमें तो खुद समझ नहीं। आपको समझ आई इस बात की? मुश्किल है जनाब कि कैसे इसमें अपोजिशन फायदा निकालती है। बिलावल और मरियम दो अलग अलग पॉलिसीज पे चल रहे हैं या नहीं, ये सवाल आज उठाएंगे। साथ ही जनाब बात करेंगे प्लास्टिक कंजम्पशन पे। प्लास्टिक के वो डब्बे जिनमें आप गरम गरम खाना दुकान से लेके होम डिलीवर करवा रहे हैं, वो क्या महफूज है? जी हाँ, क्या वो महफूज है? क्या उससे आपकी सेहत को कोई खतरा है या नहीं है? भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगी। ये सब और बहुत कुछ है आज के शो में, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। पहले मुस्ताफी होना है या लॉन्ग मार्च करना है? ऑपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ में तकसीम बढ़ गई। आज का सरबराह इजलास आमिर इख्तियार कर गया। मौलाना और नून लीग ने इस्तीफे लाजमी करार दे दिए, जबकि बिलावल का कहना है कि इस्तीफे ना देने का फैसला दुरुस्त था। कोरोना वबा की तीसरी लहर शिद्दत पकड़ गई। पंजाब के बड़े शहरों में लॉकडाउन सख्त, खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील। सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल्स पर खाने पर पाबंदी आयद कर दी। दुनिया का हर बालिग शख्स सालाना 25,000 प्लास्टिक के ज़रात निगल रहा है। सस्ते प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों का सबब है। आलमी इदारा सेहत समेत मुख्तलिफ ममालिक की तंजीमों की तहकीक। और जब शादी हो इंतहाई पढ़े लिखे जोड़े की, तो ऐसे मामलात हो सकते हैं। मर्दान की पश्तो अदब की PhD स्कॉलर दुल्हन ने हक महर में 1 लाख की किताबें मांग ली। PhD लेक्चरर ने ये फरमाइश पूरी कर दी। जी, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेंशनर्स की बढ़ती हुई परेशानी के हवाले से, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने अब लाइफ सर्टिफिकेट को साल में 2 मरतबा बायोमेट्रिक तस्दीक से तब्दील करने का फैसला किया है, जिसे फिलहाल मौखर कर दिया गया है ताकि जो तमाम तर प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके और साथ में आवाम को इस हवाले से आगाही भी मिल सके। जी जनाब, जो पेंशनर हजरात हैं उनके लिए एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि उन्हें साल में 2 मरतबा अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। बड़ी अजीब सी, बड़ी मायूब सी बात है, और उसके लिए उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। मौसम की शिद्दत आपके सामने है, कोरोना के हालात आपके सामने, ऐसे मौके पे लाइनों में खड़ा होना, और उसके बाद एक ऐसा वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है जिसपे सारी दुनिया आके अपने फिंगरप्रिंट इंप्रेशन दे रही है, उस पे उन लोगों का भी आके इंप्रेशन देना, एक बड़ी अजीबोगरीब कैफियत है जनाब, जिसमें ये पेंशनर्स परेशान होते हैं। और साथ में शबाब, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग अफराद हैं, उनके एक एज के बाद उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मध्यम पड़ना शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास जो बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए जो मशीन्स हैं, ये उनके उन मिटे हुए और मध्यम हुए हुए फिंगरप्रिंट्स को रीड नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे अगर देखा जाए तो करना तो ये चाहिए कि इन तमाम तर मुअम्मर अफराद के लिए, जो कि इतनी बड़ी लंबी लाइन लगा के, बाकी देखें आगे रोजे भी आने वाले हैं, गर्मियां बढ़ने वाली हैं, बड़ी लंबी लाइन में लगकर इनको अपनी पेंशन वसूल करनी पड़ती है, तो क्या ही अच्छा हो शफात कि एक जैसे लाइफ सर्टिफिकेट आप उनको जमा करवा दिया जाए और उसके बाद इनके अकाउंट्स में खुद ब खुद ये पेंशन जो है ये ट्रांसफर हो जाए करे, ताकि इतनी बड़ी कतार इन बुजुर्ग अफराद के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको इन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी हाजिर होना पड़ता है। जी जनाब, और ये जो फिंगरप्रिंट का मामला है, ये ख़ास तौर पे उन अफराद के साथ ज़्यादा है जिन्होंने
अपनी मुशक्क़त के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में कोई ऐसा काम किया जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा रही है, तो ओल्ड एज में आते हुए इनके हाथ पहले सख्त होते हैं, फिर उसके ऊपर से वो चमड़ी उतर जाती है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट जो है वो गायब हो जाते हैं और बिल्कुल वो ऐसे निशान रह जाते हैं जो कि मशीन रीडेबल नहीं रहते। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पेंशनर्स को गुज़िश्ता चंद माह में पेंशनें इस वजह से मिस भी हुई हैं क्योंकि वो पेंशन्स बायोमेट्रिकली वेरीफाई नहीं करवा सके। अब गवर्नमेंट ने इस इकदाम को कुछ अर्से के लिए डिले किया है, बट लेट्स होप कि इससे कुछ फ़ायदा। बिल्कुल शफात, और इसी वजह से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन और माहिर मईशत डॉक्टर अब्दुल कयूम सुलेरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त के लिए। डॉक्टर साहब अभी तो थोड़ी देर के लिए मौखर कर दिया गया वो सिलसिला जो बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से किया जा रहा था, और साथ में कहा जा रहा है कि अब लाइव सर्टिफिकेट जो हैं ये इन मोमर अफराद को दिए जाएंगे ताकि इनके जो मसले मसाइल थे इनके फिंगरप्रिंट्स को लेते हुए, मध्यम पड़ते हुए फिंगरप्रिंट्स को लेते हुए वो हल हो जाएं। आपको लगता है दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन या इसके अलावा मजीद काम होना चाहिए इस पे? जब भी आप एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उसके कुछ ना कुछ जो फ्लिप साइड है वो सामने आती है। एक बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ ये सोचा गया था कि जो घोस्ट पेंशनर्स हैं उसको रोकने के लिए एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है उसको शुरू किया जाए, लेकिन जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि उसमें ये पहलू सामने आया कि ढलती उम्र के साथ साथ जो इंसान की जिल्द में तब्दीलियां हैं वो आ रही होती हैं, जिसकी वजह से बाज़ का फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच नहीं करते, और जो परेशानी का जो सामना था उसकी वजह से इसको कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया गया है। दो चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया जा रहा है, एक तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, और दूसरा ये कि अगर ऐसे केसेस हैं जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे डेटाबेस के साथ मैच नहीं हो रहा, वहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है उसी को रखना पुराने सिस्टम को, और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना ताकि लोगों को पता चले कि ये स्कीम जो है ये है क्या। तो फिलहाल इसको मुअत्तल कर दिया गया है और अब देखा जाएगा कि नेक्स्ट फेज में ये कैसे रोल आउट होती है। डॉक्टर साहब वैसे अंदाज़ा क्या है कि जो घोस्ट पेंशनर्स हैं इनका बोझ कितना है कौमी खजाने पर? देखिए ये दो तरह के हमारे पास स्टडीज में घोस्ट पेंशनर जो है वो देखने को मिले थे। एक घोस्ट पेंशनर वो हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो कुछ लवाहिकीन हैं वो उनको जिंदा शो करते हुए उनकी पेंशन क्लेम किए जा रहे थे। कुछ घोस्ट पेंशनर्स वो थे जैसे कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की डेथ होगी, उनकी बेवा जो है वो हो सकता है कि बैरून मुल्क हैं, या उनकी एक बेवा बेटी जो कि बैरून मुल्क है वो पेंशन अपने नाम ट्रांसफर करवा के और वो उनके जो लवाहिकीन थे पाकिस्तान में वो पेंशन ले रहे थे। कुछ ऐसी केस स्टडीज भी सामने आई यहाँ पे कि पेंशनर जिंदा है लेकिन वो कहीं पेरिफेरी में बैठे हैं, उनके नाम पे पेंशन वसूल करके उनको वो थोड़ा सा शेयर जो था वो जा रहा था, बाकी जो थी वो जो भी उनके बिहाफ पे पेंशन ले रहा था वो रख रहे थे। तो इस तरह की शिकायत जो थी ये आम आपको मिलती हैं जब भी आप इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ शिकायत यहाँ पर भी आ रही है। हमने अभी जो अपने नाज़रीन को कुछ फुटेजेस दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसमें देखें कितनी बड़ी तादाद में मोमर अफराद जो है अपनी पेंशन कलेक्ट कैपेसिटी हाजिर होते हैं, लाइनों में लगते हैं। अब आगे देखें रमज़ान आने वाला है और गर्मियों के रोज़े हैं, फिर गर्मियाँ मजीद आपको पता हमारे मुल्क में कितनी तवील चलती हैं, बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए हर माह आके ऐसे पेंशन वसूल करना। सो सिंस यू आर पार्ट ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल भी, तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ नहीं ज़ेर गौर या दी गई जिसमें जो इनकी पेंशन है वो इनके अकाउंट में खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो सके और इन बेचारों को खुद ना लाइन में लगना पड़े? देखिए जो गवर्नमेंट पोजीशन है वो तो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बता सकते हैं, लेकिन ये तजवीज़ जो है काबिल अमल है कि इस वक्त टेलकोस के ज़रिए पैसे जो है ट्रांसफ़र किए जाए। वही मॉडल जिस तरह के एहसास प्रोग्राम की जो पेमेंट्स थी, एक मैसेज आ जाता है, लोगों को पैसे मिल रहे थे। अब जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है, खुसूसन मोबाइल जो फ़ोन है वहाँ पे मोबाइल कंपनीज के जो बैंक अकाउंट्स के जरिए, तो एक तो वो तरीकाकार यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी आपकी मेन स्ट्रीम 2-3 मोबाइल टेलको ऑपरेटर्स हैं उनके अकाउंट्स के जरिए पैसे जा सके, और जैसे इस वक्त हम
लोग मोहल्ले के उन फ्रेंचाइज से जाके ले लेते हैं। तो एक तो वो काफ़ी काबिल तजवीज़ है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि फिलहाल चूंकि सिस्टम को थोड़ा सा मौखर किया जा रहा है, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला था, ताकि परेशानी से बचा जा सके। तीसरा जो है वो एटीएम कार्ड्स के जरिए कुछ इस तरह के कार्ड दे दिए जाएं कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए और वो जाके ले सके। लेकिन उस सिलसिले को फुल प्रूफ बनाने के लिए फिर वो बायोमेट्रिक वाला जो इंतजाम था वो बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज एटीएम कार्ड अगर आप किसी को थमा देते हैं, मेरा एटीएम कार्ड लेकिन फिलहाल इसमें अच्छी खबर ये है आबिद साहब के जो पेंशनर्स हैं उनको फिलहाल जो मार्च में अपनी वेरिफिकेशन करवानी थी वो मौखर हो गई है। तो चलें अब लेट्स होप के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ इसमें इंटरवीन करे और कोई इसका बेहतर सोल्यूशन लेके आए सामने। बट साल में 2 दफा जो है बायोमेट्रिक सब उसकी तजवीज जो थी वो दी जा रही थी कि हर महीने की बजाय 2 दफा आ जाए। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जो पेंशनर्स जो हम इस वक्त देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और वो स्पेसिफिकली जो बढ़ती उम्र के साथ दिन के फिंगरप्रिंट्स मध्यम हो जाते तो वो ये शिकायत करते थे कि बच्चा जब हम जाते तो हमारे फिंगरप्रिंट्स तो आते ही नहीं है इस बायोमेट्रिक सिस्टम में, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। एक तो हम इतनी लंबी लाइन काट के जब आगे जाते हैं तो पता चलता है जी ये मशीन जो है ये हमारे फिंगरप्रिंट ही जो है ना ये रीड ही नहीं कर पा रही। तो अब एटलीस्ट उनको ये रिलीफ मिला है कि अब जो कहा जा रहा था कि जी आपको अपने बायोमेट्रिक करवानी है कि आपको एक लाइव सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इंशाल्लाह आपको आपकी पेंशन भी मिल जाएगी। लेकिन साथ में हमारी कोशिश भी ये है जब तक हम यहाँ पर बैठे कि किसी तरीके से सिस्टम ऐसा बन जाए कि आपको घरों से बाहर ही ना निकलना पड़े, घर पे आपको पेंशन मिल जाए। बिल्कुल जी। और हो सकता है अगर लोगों की जो पेंशनर्स हैं इनकी वेरिफिकेशन ये लोग अगर किसी सेंटर तक आ सकते हैं तो सेंटर भी इनके घर तक जा सकता है। जिस तरह मरदमशुमारी में लोगों की जो है वो घरों के अंदर जाके वेरिफिकेशन होती है, इस तरह पेंशनर्स की भी वेरिफिकेशन हो सकती है। मेरे ख्याल से इसमें यूनियन काउंसिल्स भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि वो देखें कि उनके हल्के में का सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहिए, कम से कम इस हवाले से तो जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं जनाब सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है जनाब कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली क्या है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वोटों की नंबर गेम जो सामने आई है, और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह PMLN और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे से कुछ जुमलों का, कुछ तंजिया जुमलों का तबादला किया है, लग रहा है, सवाल उठ रहा है कि PDM का जो इत्तेहाद है उसमें एक वाज़े फॉल्ट लाइन मौजूद है। बिल्कुल शफात। और आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब हुए थे तो उसके बाद तलाल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए। वहाँ से लग रहा था कि जी दरमियान में हम बार बार जब बात करते थे ना कि जी PDM ना एक पेज पे ना एक स्टेज पे नजर आ रहे हैं, तो चलिए स्टेज के बाद हमने देखा कि अब एक पेज पे भी ना वाज़े नजर आ रहा है कि दोनों जमातें जो है नहीं खड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पहले से कन्विंस करती थी मुस्लिम लीग नून को कि भाई आपने इस्तीफे नहीं देने, हम इसकी ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे, हम सेनेट में भी जाएंगे और सेनेट के इंतखाबात जीत के भी दिखाएंगे। वो हमने देखा कि जिस तरीके से अब्दुल हफीज़ शेख साहब को मात दी यूसुफ रज़ा गिलानी ने, लेकिन उसके बाद चेयरमैन के भी इंतखाब हुए, फिर उसमें गवर्नमेंट हमने देखा कि सादिक संजरानी साहब किस तरीके से उभर के सामने आए। अब 26 मार्च को होना था लॉन्ग मार्च जिसका हम बार बार इंतजार कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि भाई आपका जो लॉन्ग मार्च है फादियत नहीं पकड़ सकता जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे दें। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। सारी कौम देख रही है सेनेट के हॉल में, इलेक्शन बूथ में कैमरे किसने लगाए थे। मरीम नवाज साहिबा को धमकियां दी जा रही हैं और अब उसकी जमानत को मंसूख करने के लिए नेब ने कोर्ट से रुजू किया है। इससे तो हमारे उन दावों की तस्दीक होती है। ये इदारा कठपुतली, अदालतें अब आखिरी उम्मीद बन गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि वक्त ने साबित किया कि इस्तीफे न देने का फैसला दुरुस्त था। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि PDM में मुख्तलिफ जमातें हैं जिनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन आज जो अहम इजलास होने जा रहा है इसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी। इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी
मुस्लिम लीग नून ये फील करती है बड़ी जमात होने के नाते अगर उसको कोई फैसला करना पड़ता है तो वो उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करेगी। कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जनाब, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में शहबाज गिल साहब के ऊपर एक हमला किया गया। उसमें उनके चेहरे पे स्याही फेंकी गई, अंडों से हमला करने की कोशिश की गई। ताहम शहबाज गिल साहब ने जनाब इस हमले के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो करना है आप कर लें, वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहा गिल साहब ने, सुनवाते हैं आपको। ना अपनी जगह तो 1 इंच पिछे होवांगा, बल्कि जो तुसी करोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं होर अगे आवांगा। तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो, जट दा पुੱਤ है ਤੁਹਾਡੀ मंजी पीढ़ी ਉੱਥੋਂ तक ठोकांगा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ नस्लां याद रखेंगे। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं जनाब फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए जाएं, बिलावल कह रहे हैं जी वक्त ने साबित किया कि इस्तीफे ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि PDM का क्या मुस्तकबिल है? PDM लीग है वो एक इंटरेस्टिंग मरहले में ये मैच दाखिल हो गया और अब हतमी चंद ओवर जो रहते हैं उसमें जो बैट्समैन हैं उनकी सलाहियतों का भी इम्तिहान है और बॉलर्स जो है वो इमरान खान है और PDM इस वक्त विकेट के दोनों तरफ जो खेल रही है तो अल्टीमेटली इनकी अपनी सफ़ों में जो मायूसी और इंतशार है ये अब एक दूसरे पे अदम एतमाद करने जा रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद करने निकले थे और अल्टीमेटली अब ये एक दूसरे पे अदम एतमाद करके इस्तीफ़ों के उस रट से छुप रहे हैं। और PDM का जो हर सेशन है अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार से जुड़ा नज़र आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को धोखाधड़ी और झूठी तसल्लियाँ और तशफ़ियाँ देने पर मुश्तमिल होगा। और मैं समझती हूँ कि मौलाना फजल रहमान हर आने वाले दिन में मज़ीद फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि वो जिस एजेंडे को लेकर निकले हैं वो ये चाहते हैं कि फिलफौर जो है वो ये सिस्टम लपेटा जाए और जिसमें वो नहीं है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट जो है उसको काम नहीं करना चाहिए, फंक्शनल नहीं होना चाहिए और ऐसी जमहूरियत रहनी नहीं चाहिए। तो उनका दर्द जो है वो तो उनकी ज़ुबान पे हर वक्त हावी रहता है, लेकिन देखना यह है कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो ग्राउंड में रहती है या ग्राउंड से बाहर जाती है। ये अब अगला इस लीग का जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो इस पीपल्स पार्टी के फैसले से जो। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा हमें कि हमारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अदम बर्दाश्त जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सियासी रहनुमा पे कभी जूता फेंकने की, कभी इनको मारने की, इनको ज़दोकोब करने के लिए, कभी हम ये देख रहे हैं कल जैसे हमने देखा कि स्याही या फिर अंडे फेंकने की। आप क्या समझती हैं कि इस रवैये को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये रवैया तो किसी भी पार्टी के लिए काबिल कबूल काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये बदकिस्मत अमल है जो शहबाज गिल पे जूते और स्याही फेंक के और अंडे फेंक के जिस तरह की सियासत का इजहार किया गया वो PMLN का वतीरा है और ये रवायती उनके हथकंडे हैं मुखालफिन को डराने के, धमकाने के और सियासी महाज पे मुकाबला करने की बजाय ज़ातियात पे उतरने का इनका ये हमेशा इसी तरह का रवैया और चालें रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये रवैये उस वक्त सामने आते हैं जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाए, जब आपके पास अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए ना बचे और आप अपने मौक़िफ़ की तईद में ठोस हक़ाइक़ का सहारा ना ले सकें तो फिर आपको ज़ाती हमले और ज़ातियात और बिल्कुल जी ज़ाती हमले कतई नहीं होने चाहिए। हमले का मतलब है कि दलील ख़त्म हो गई। बिल्कुल दुरुस्त कहा जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। तो तमाम लोगों से इल्तमास है जनाब कि सियासी इख्तिलाफ को ज़बानी रखें, दलील के साथ रखें, दलील का जवाब दलील से दें, हाथ से, इल्ज़ाम से या इस किस्म के इक़दामात से न दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा सर, अब जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद आने वाली सूरत हाल है, एक सवाल उठ रहा है कि क्या PDM एक प्लेटफॉर्म पर भी है
क्या ये इत्तेहाद कायम रहेगा? आपको क्या लगता है? पहले तो 7 वोटों की डे टाइम सामने डकैती की गई है, तरीका जो बताया गया था उसके मुताबिक वोट है, रिजल्ट ही अनाउंस कर दिया गया है, तो उस पर क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि उस पर फिर डीमोरलाइजेशन हुई है। डेफिनेटली अगर ये गिलानी साहब बैठकर इलेक्शन कराते तो फिर और रिजल्ट होता, तो ये होता है पार्टियों के अंदर भी और समटाइम्स। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अब लॉन्ग मार्च को तकवीत देने के लिए, इसमें फादियत ऐड करने के लिए इस्तीफे देना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी इस राय से इत्तेफाक करती है? ये देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, हम मुख्तलिफ पार्टी हैं, वो मुख्तलिफ पार्टी हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र लेकर हम आते हैं मीटिंग्स के अंदर, और फिर मीटिंग के अंदर बैठकर कंसेंसस जिस पे होता है वही पीडीएम का फैसला है। और ये आखिरी बात थी जिसको सबसे पहले लाया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त हिकमत अमली होगी, लेकिन हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है, उनको नुक्ता नज़र रखने का हक है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ऐसी फैसला करके हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किसी हद तक उन्होंने साबित भी किया है कि उनके लिए ये स्ट्रेटेजाइज करना ये बड़ा आसान काम है कोई एक पॉलिटिकल विक्ट्री लेने के लिए। पीएमएलएन कहती है जनाब ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है ना, ये वो हमारे बड़े मकसद के खिलाफ जाती हैं, तो इस पर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में और बाकी जमातों की पॉलिसी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। इस फर्क पे क्या होगा? क्या पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को कायल करेगी? देखिए हमने पहले भी कायल किया था, हमने पहले भी कोशिश की थी, ये सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करना चाह रहे थे, ये उस वक़्त ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करना चाहते थे, लेकिन सेनेट इलेक्शन ने हुकूमत का भरम खोल के रख दिया। ज़िमनी इलेक्शंस ने 2018 के इलेक्शन की कलई खोल दी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन अब भी हम एक तरफ लॉन्ग मार्च का दबाव भी बढ़ाएंगे, बाकी भी सारे ऑप्शंस खुले रखेंगे, और जो बाकी ऑप्शंस हैं जिस पे पीडीएम ने पहली मीटिंग में फैसला किया था उसमें अदम एतमाद की भी बातें हैं, वो भी पंजाब में हो सकता है, बलूचिस्तान में हो सकता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर इमरान खान के खिलाफ किसी भी के भी खिलाफ हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन खुले हैं, इस पे कदम कदम आगे बढ़ेंगे। और तो इस तमाम सूरत हाल में चौधरी लॉन्ग मार्च आप होता हुआ देख रहे हैं जैसा आप लोगों ने पहले प्लान किया था, क्या वैसे आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे? देखिए कल हमारी बड़ी तफसीली इस पे मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, और उसके बाद अभी हम तफसीली विज़िट शुरू कर रहे हैं जो कि बुध से शुरू हो जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरा पंजाब जो है उसके हर ज़िले के अंदर जा रहे हैं और उसकी तैयारी करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। बिलावल साहब 26 को निकलेंगे, जो ही वो साहिवाल पहुँचेंगे चीचा वतनी से हम उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर एक बड़े जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च होगा और बहुत ताकत से, बहुत जोर से होगा। वो लॉन्ग मार्च बहुत ताकतवर किस्म का होगा, कहना था चौधरी मंजूर का। लेकिन अभी का जो आज अहम इजलास होने जा रहा है शफात, उसमें पता चलेगा कि भाई तमाम तर पार्टीज एक पेज पे हैं कि नहीं। ये रिमेंबर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिलने के लिए गए थे, जो वापस आए थे, तो उन्होंने तभी बोला था कि जी जो इस्तीफे हैं वो आखिरी हथियार होना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही था। मेरे ख्याल से ये दो एक पेज पर है। मुझे ये जो टर्म है ना लॉन्ग मार्च, मुझे समझ में नहीं आती। या तो लोगों ने जिन्होंने चाइनीज तारीख पढ़ी है, longing for a march. that's not appropriate. That's not appropriate. या तो आपने माओ की तारीख पढ़ी हो कि आपने जनाब वो एक लाखों अफराद का मजमा लेके 3000 किलोमीटर चलना है, और उसके बाद जनाब वो कोई ऐसा कोई हमला, कोई हल्ला शेरी नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक मार्च है, एक रैली है, इसको बतौर रैली लेना चाहिए। मुझे इस टर्म पे, इस नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा सा एतराज़ है। आप भी सोचें क्या वजह है इसकी, क्यों ये नाम डिवाइस किया गया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद बाखबर सवेरा में आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां शाहिद खान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाता है। आज यही काम इमरान खान और उसका टोला कर रहा है, लेकिन ये बात चलनी नहीं है, ये उनको भी आज वाज़ेह हो गया है। ये वही हुकूमत है जिसने सेनेट का इलेक्शन भी चोरी करने की कोशिश की, जिसने कैमरे लगाए। ये दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि एक पार्लियामान के इदारे के अंदर कैमरे लगाकर वोट की निशानदेही करने की कोशिश की गई, किसने वोट कहाँ डाला है। आज तक कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो एक दफ़ा फिर धांधली के ज़रिए
मुल्क के सेनेट का चेयरमैन बन चुका है, ओथ उठा चुका है। वोट 49 वोट पड़े और बड़े वाजे हैं। हिदायत में लिखा हुआ है कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं, लेकिन इस मुल्क के सदर के नुमाइंदा उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए, पीटीआई के एक शख्स जो पीटीआई के बेंचेस पर बैठता था, जो कानूनदान है, उसको ये समझ नहीं आई कि हिदायत नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। अब अदालतों के चक्कर लगेंगे, कल अदालतें फैसला करेंगी। तो जिस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन जिसके 100 वोटर हों, उसमें भी कैमरे लगते हैं, उसमें भी धांधली की कोशिश होती है, और जब वोट गिनती होते हैं तो उनमें भी चोरी होती है। ये 2018 के इलेक्शन का एक रीप्ले है, और ये रीप्ले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है। जो 2018 में हुआ, आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। जो इस सेनेट के इलेक्शन में हुआ, आज अगर मुल्क में कोई अखलाकी कदरें होती, सेनेट का चेयरमैन खुद कहता मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मेरे 48 वोट हैं, आपके 49 वोट हैं, मैं घर जाता हूँ। ये एक तारीख रकम होती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी होती, मुल्क की सियासी तारीख में एक बात रकम होती। लेकिन ये मौका भी इस मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा अजीज़ होती है। कुर्सी पर बैठना मकसूद होता है, कीमत जो भी अदा करनी पड़े। यही बदनसीबी आज सेनेट के चेयरमैन की भी है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की भी है। अब ये मामला न चलने वाला है, न चल सकता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग एक्सपोज होंगे। ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे हकीकी केसों के सामने। फॉरेन फंडिंग का जो केस, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ये गुफ्तगू जारी थी, और अब हमारे शो में हम बात करेंगे ग्लोबल हीरोज़ के हवाले से। जब ग्लोबल हीरोज़ के हवाले से बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन मसीहाओं की जिन्होंने पिछले पूरा साल 2020 जो कि कोविड का टाइम था, उसमें अपनी जानों पे खेल कर इंसानियत की खिदमत की। और पाकिस्तान के लिए बाइस से फ़ख्र बात यह है कि अमरीकी जरीदे में 9 ग्लोबल हीरोज़ के नाम आए, जिनमें एक हमारी अपनी पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर सीमी जमाली भी शामिल हैं। और शफात, ये हैं वो मसीहा जिन्होंने लोगों की खिदमत की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक ऐसे टाइम में लोगों की खिदमत की जबकि जिस टाइम में खुद शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज ऑल्सो, वो भी एक कैंसर से फाइट लड़ रही थी। जी जनाब, और इनकी खिदमत का एतराफ़ अब आलमी तौर पे किया गया है, और हमारे खुश नसीबी है कि इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिमी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके हवाले से जनाब खबर ये आई है कि आपने अपनी सेहत की ख़राबी के बावजूद जिना हस्पताल आपने एक दिन भी मिस नहीं किया, आप एक दिन भी जो है वो गैर मौजूद नहीं थी वहाँ पे, और मुसलसल आप पूरे कोविड ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। दैट्स अमेजिंग। तो ये कैसे हुआ? मतलब आप खुद एक प्रोसेस से गुजर रही थी, आपके हस्बैंड भी कोविड पॉजिटिव हुए और फिर उनकी हालत भी तशवीशनाक हुई, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना काम नहीं छोड़ा। हाउ वाज दिस पॉसिबल? देखिए, द थिंग इज़ देयर आर सो मेनी ट्राइंग टाइम्स इन लाइफ, और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। एक तो ये बात थी क्योंकि मेरे कॉलीग्स और JPMC का जितना भी अमला था, दे वर वेरी वेरी नाइस टू मी एंड वेरी सपोर्टिव। एक बात तो ये थी, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट देयर लव एंड सपोर्ट दैट दे एक्सटेंडेड। दूसरा ये कि ये मेरा फ़र्ज़ था, ये एक आलमी वबा थी, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी आलमी वबा तो देखी नहीं थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग इन आर जो हमारी ज़िंदगी में हुआ। तो मैं समझती थी कि ये वो वक्त है जहाँ पर हमें लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, और अगर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन बीमार हो भी जाए तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई कारनामा मैंने नहीं अंजाम दिया, ये एक फ़र्ज़ था जो कि जिसका ओथ हमने लिया है। लेकिन आपने जो कारनामे की बात की, आई रिमेंबर जब आपकी कीमोथेरेपी होती थी और मैं आपसे पूछती थी आपकी तबीयत कैसी, तो आप मुझे बताती थी कि जिस दिन कीमोथेरेपी हुई सिर्फ द वेरी नेक्स्ट डे आप हॉस्पिटल में काम कर रही होती थी, वैसे लॉन्ग आवर्स
آورس میں مطلب چلیں آپ کو تو اس چیز کی ریئلائزیشن تھی کہ نہیں میرا فرض ہے میں نے جانا ہی جانا ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی بیماری کو سائڈ پر رکھ کر آپ نے کہا نہیں میں نے جانا. بیماری بھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں تھی. آپ کے گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا؟ گھر والے نہیں آپ کو کہتے تھے کہ نہیں گھر پہ بیٹھو, کووڈ کا ٹائم ہے, خدا نہ خاصہ اتنی بڑی بیماری سے فائٹ کرتے ہوئے کرونا ہو گیا تو اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بالکل کرونا کا ڈر تو ہوتا تھا, لیکن یہ کہ میرے ہسبینڈ نے خود بالکل موت اور زندگی کے قریب سے دیکھی ہے بالکل, اور کووڈ ان کو بھی ہوا تھا, اور میرا نہیں دل چاہتا تھا کہ میں گھر پہ بیٹھ کے آئی کوکس مائی سیلف. تو میں سمجھتی تھی دس واز آلسو پیشن دیٹ آئی ویری مچ وانٹ ٹو جسٹیفائی. لیکن جب جس طرح ہماری ملک کی فوج ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے بارڈرز پہ جس وقت ضرورت ہوتی ہے, اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہو سکے تو پھر ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اینڈ آئی تھاٹ گلوبلی ڈاکٹرز کے لیے یہ گزشتہ سال بہت ٹف رہا, اور یہ سال بھی کم ٹف نہیں ہے, لیکن گزشتہ سال نہ تو ڈاکٹرز پریپیئرڈ تھے اور نہ ہم پریپیئرڈ تھے. اور اس کے بعد جو سب سے پہلے جو فرنٹ لائن پہ جو سب سے پہلی کیجویلٹیز ہوئی وہ ڈاکٹرز کی ہوئی, وہ سب سے زیادہ انفیکٹ ہوئے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک جگہ بھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ جہاں پہ کہا ہو کہ ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا ہو کہ ہم کام نہیں کریں گے, یا ڈاکٹرز نے کہا ہو کہ جناب یہ کوئی ڈیڈیکیشن لگتی ہے اس خطے میں خاص طور پہ, اس کی کیا وجہ؟ بس یہ میرے خیال سے یہ ایک قومی فریضہ تھا ہم سب کا. ہمارے ہاسپٹل میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی, سب لوگوں نے خوشی خوشی ڈیوٹی کی ہے وہاں پہ. اور اب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ سیکھا ہے. اسپیشلی ہمارا جو پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بہت بہترین کام کیا ہے اس وقت میں, اور میں تو کہتی ہوں کہ سارے نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف کو بہت سلام ہے جو انہوں نے کھڑے ہو گئے, اور کسی نے ڈیفر نہیں کیا کہ جی ہماری ڈیوٹی نہ لگائیں, اور کسی نے مجھے ڈیفائی بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپروچ کیسے کیا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ دیکھیں دنیا نے پڑھ لیا ہے کیونکہ جب امریکی جریدے میں آیا ہے, آپ کو بھی کیا میگزین سے پڑھ کے پتا چلا یا پہلے آپ کو اپروچ کیا گیا کہ جی ہم نے ایک لسٹ پریپیئر کیا ہے جس میں آپ کا نمبر نہیں, مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا تھا. مجھ سے دیر واز کورسپونڈنٹ جو میرے پاس آئی تھیں, اور وہ مجھ سے کووڈ کے بارے میں پوچھنے آئی تھیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح, شی واز این امریکن لیڈی بٹ اینڈ فیئرلی ینگ, تو میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ ایسے انٹرویو کر رہی ہیں جیسے نارملی انٹرویو کرتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا اس کو پبلش ہو کے آیا تھا, میری فرینڈز نے مجھے واٹس ایپ سے سرکولیٹ ہو رہا تھا, یوں مجھے پتا چلا کہ یہ پبلش ہو گیا, کیونکہ اس خاتون نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں پبلش کرنے جا رہی ہیں, واٹ دا گول واز. سو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے. یو سی دیٹ دیر ور سو مینی آتھرز ٹو دا اسٹوریز, اور 9 countries were found out in this. And ایک چیز میں لاسٹ پوچھنا چاہوں گا, بہت سارے لوگ ابھی بھی تشویش میں مبتلا ہیں کہ جناب ویکسین آ گئی ہے, یوز کریں نہ کریں. بہت سارے میڈیکل پروفیشنل جو ہے نا وہ پاسٹ ٹینس میں بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے خطرہ ٹل گیا ہے. خطرہ ٹل گیا ہے واقعی میں, یا ویکسین کے بعد کچھ حالات چینج ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں خطرہ ٹلا, اور میرے خیال سے جس کو ویکسین کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے 1166 پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں, اور SMS آپ کو وہاں سے آئے گا. جس کو نوٹیفائی ہو رہا ہے وہ سب کو ویکسینیٹ کرانا چاہیے, اور SOPs کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, بیکاز کووڈ ہیز ناٹ گون اینی ویئر. کووڈ از ہیئر ٹو اسٹے جب تک کہ ہماری ہرڈ امیونٹی نہیں کریٹ ہوتی. سو ہمیں بھی ذرا فل تیار رہنا چاہیے کووڈ سے فائٹ کے لیے, یہ اور فائٹ ایسے کیسے دور دور رہنا ہے. تھینک یو سو مچ, وی آر سو لائک آنر ٹو ہیو یو, اور آپ کو اتنے عرصے بعد دیکھ کے اور اتنی اچھی صحت میں دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے, اتنی خوشی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو صحت, اور آپ ایسے ہی ملک کا نام جناب اور اسپیسیفکلی مسیحاؤں کی لسٹ میں روشن کرتی رہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور اب بات کرتے ہیں جناب ایک ایسی شادی کی جس میں دلہن نے حق مہر میں زیادہ نہیں 1 لاکھ روپے کی کتابیں مانگی. بالکل, شفاعت اور مردان کے پشتو ادب کی PhD اسکالر دلہن کو پشتو کا PhD لیکچرر کتابوں کے عوض بیاہ لایا ہے, اور مدیحہ سمل نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کیا, آپ کو دکھاتے ہیں. پرمسرت موقع پر عروسی ملبوسات, زیورات اور حق مہر دلہن کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں, لیکن آج کے اس جدید دور میں اس کے برعکس دلہن نے مانگا ایک منفرد حق مہر. جی ہاں, خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے تعلق رکھنے والی نائلہ شمال نے شادی کے دن حق مہر میں 1 لاکھ مالیت کی کتابیں مانگی. میرے اس حق مہر مانگنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود کتابوں کی قدر کرنی چاہیے, اور دوسری وجہ یہ کہ ان غلط رسومات کا خاتمہ بھی ضروری ہے. نائلہ شمال صافی جو ہے وہ چونکہ
کی شاعر آئے, ادیب آئے. کتاب جو ہے یہ سونے, چاندی, گھر, پلاٹ وغیرہ سب سے نایاب ڈیمانڈ ہے. نائنا شمال کے اس اقدام کو ان کے شوہر ڈاکٹر جوندون کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب نے بھی بے حد سراہا. ان کے مطابق ان غلط رسم و رواج کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے. کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل, ARY نیوز, پشاور. دعوت جیت گئی اور جو دعوت نامہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت اور بڑا ہی حسین ہے, تو بڑی اچھی بات ہے جناب. وش them really best of luck. بالکل چپاتا. اور اب ہم آپ کو جلدی سے لے چل رہے ہیں لاہور, جس کے ریس کورس پارک میں نہایت ہی خوبصورت جشن بہارا جو ہے یہ جاری ہے 21 مارچ تک. اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہمارے نمائندہ رابعہ نور نے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل لاہور میں جشن بہارا منایا جا رہا ہے, اور اسپیشلی ریس کورس پارک کے جو مناظر ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. یہاں پر خوبصورت سٹالز لگے ہیں, یہاں پر ایسی سوغاتیں بھی جو اسپیشل بہار فیسٹیول میں آتی ہیں, جشن بہارا مناتے ہوئے آتی ہیں. اور وہ میرے پیچھے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں, اس میں قتلمہ بھی ہے, جلیبیاں بھی ہیں, اور کیا کیا بن رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. جلیبی لی ہے ہم نے کافی فوڈ سٹالز دیکھے تھے, اور ویسے بھی تو جلیبی بھی لی ہے, تو فرینڈس کے ساتھ وہی انجوائے کرنے والے ہیں. تو مجھے بھی تھوڑا بتا دیں, میں نے بھی فوڈ سٹالز دیکھنے میں کیا کھاؤں. پٹھورے, اور کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم تھوڑے سے اپنی جیب کو بھی دیکھ کے چلتے ہیں, تو ہمیں پٹھورے اور کڑاہی. مٹھے پکوڑے, تل والے رسے بنا رہے ہیں, اور کھوئے والے رسے بنا رہے ہیں, قتلمہ بنا رہے ہیں, بارہ مسالے والا. جشن بہارا فیسٹیول میں لوگ خاص لڈو پیٹھی, دہی بھلے, مکئی کی روٹی, گندلوں کا ساگ, مکھن کے پیڑے اور لسی یہ انجوائے کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. زیادہ تر یہ ساگ اور روٹی کھانے آتے ہیں یہاں پہ, اور ہم انتظار کر رہے تھے کب میلہ لگے تو مکی کی روٹی اور ساگ کھانے ہیں. بہت زیادہ انجوائے کرے. پہلے کوئی پلان نہیں تھا گول گپوں کا, پر بعد میں بنا لیا کہ یہاں پہ آئے اور گول گپے نے کھایا, پھر کمپٹیشن نہ ہو, نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہاں پہ دستکاریاں ہیں بہت خوبصورت, اور بہت خوبصورت ڈیزائنز کے جو ڈیکوریشن پیسز ہیں مختلف جگہوں سے لا کر یہاں پر رکھے گئے ہیں. سب چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ جشن بہارا فیسٹیول میں جو کہ ریس کورس پارک میں وہاں پہ مل رہی ہیں. تو یہاں پہ خواتین کا, بچوں کا اور بڑوں کا سب کا ہی بہت انٹرسٹ ہے. جی شفاعت, آپ ایک بات بتاؤں, میں نے زندگی میں کبھی قتلمہ نہیں کھایا. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب. باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں بات کریں گے جناب پہلے تو پلاسٹک کے حوالے سے, کہ پلاسٹک کے برتن جو آپ کنزیوم کرتے ہیں, جن میں آپ کھانا, سوپ, گرم چیزیں اٹھا کے آپ لے کے آتے ہیں گھر میں, اور گھر میں آ کے وہ کھاتے ہیں, نوش فرماتے ہیں, پھر انہوں مائکرو ویو میں ایک ہلکا سا چکر بھی دے دیتے ہیں. پلاسٹک کی تھیلیوں میں بھی الحمدللہ دودھ آ رہا ہے, آپ چائے آ رہی ہے, گھر بنانے چائے بنانے کو دل نہیں کر رہا, باہر سے چائے آ رہی ہے, دہی آ رہی ہے, سبزیاں آ رہی ہیں. تو پلاسٹک کی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ایسی جیسے ہمارے گھر میں ایک اور ہمارا فیملی ممبر, اور اس کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی ہم نے اپنی زندگی گزارنی, کیونکہ ہمیں ایک عادت بھی ہے شفاعت, جیسے پلاسٹک کے برتن میں ڈبے جمع کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جی کسی کو بھی چیز بھی دینی ہو تو پلاسٹک کے ڈبے میں دینی ہے. تو یاد رکھیں, اگر آپ نے اس نیت سے کسی کے لیے ڈبہ سنبھالا پلاسٹک کا کہ ہو سکتا ہے وہ کھانا دینا, تو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, دشمنی نبھا رہے ہیں. پلاسٹک کے ڈبوں کی جان چھوڑ دیں پلیز. نہیں, آج جناب کراچی کے ایک اور علاقے کی بات کریں گے, گلستان جوہر. وہاں کے کیا حالات ہیں, کس طرح سے, ایک بہت بڑی آبادی ہے, تقریباً 3 لاکھ افراد رہتے آباد ہیں اس آبادی میں, لیکن صورتحال کیا ہے ان 3 لاکھ افراد کی, اس حوالے سے بھی ذرا پوش ایریا ہے. پوش, اٹس لائک ایک سیٹلڈ پاپولیشن, ایک پلانڈ سوسائٹی ہے, اس کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ ہی جناب مزید بھی بہت کچھ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے, لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. کراچی کے ضلع شرقی میں بھی سڑکوں کا برا حال. گلستان جوہر میں کچی سڑکوں کو پکا کرنے کے وعدے پورے نہ ہوئے. الیکشن کمیشن نیوٹرل امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا, مستعفی ہو جائے. وفاقی وزیر شفقت محمود کا مطالبہ, اپوزیشن نے مطالبہ غیر قانونی قرار دے دیا. لاہور کی ننھی گلوکارہ کی دھوم, سر اور تال کی مہارت ہارمونیم اور پیانو پر دھنیں بھی بکھیرتی ہیں. فضا بطول ہوں گی آج باخبر سویرا کی مہمان. جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی, اور کراچی کا ویسے تو ہر ضلع ہی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے, ہر ضلع کا حال برا ہے, لیکن جیسے ہم نے کل ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کی, آج
ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کرتے ہیں, ضلع شرقی کی بات کرتے ہیں, وہاں کا بھی حال کچھ مختلف نہیں. بالکل شفاعت, بلند و بالا عمارتوں کا وہ علاقہ گلستان جوہر جو ماضی میں رہائش کے حوالے سے بہت ہی زیادہ خوبصورت علاقہ کہلایا جاتا تھا, شہری اداروں کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے علاقہ اب بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہونے کے ساتھ ساتھ جن کا سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو چکا ہے. ہمارے نمائندے افضل خان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی افضل. جی شفاعت, مدیہ یہ ہے ضلع شرقی کا علاقہ گلستان جوہر, عمارتوں کا گھنا جنگل جہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور تباہ شدہ سیوریج کا نظام. یہاں کے مکین کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں گلستان جوہر کی مختلف شاہراہیں اور سڑکیں جہاں کے مکین کس طرح اذیت میں مبتلا ہیں. آئیے میرے ساتھ چلے, میں آپ کو وہ تمام مناظر دکھاتا ہوں کیمرے کی آنکھ سے. یہاں کے مکین کیا کہتے ہیں, ذرا ان سے سنتے ہیں کہ وہ کس حد تک پریشان ہیں. سڑکیں بنتی ہیں یا نہیں, یہ بتائیے گا. جو حالت ہے, لوگوں کی گاڑیاں گزر رہی ہیں, ہماری گاڑیاں یہاں ہم رہتے ہیں, اور یہ سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ میرے خیال سالوں سال سے یہ حالت ہے. مجھے نہیں کچھ سسٹم ایسا لگ رہا کہ ہمارے یہ روڈ بن جائیں یا ہمیں کوئی اس پہ سروے ہو رہا ہے. سیوریج کا انتظام نہیں ہے. روڈ دیکھ رہے ہیں آپ بالکل آگے تک گلستان جوہر کا علاقہ لگتا ہے, وی آئی پی لوگ رہتے ہیں یہاں پر, بہت پرانے لوگ رہتے ہیں, مگر یہ حالت ہے کہ یہاں پر کوئی روڈ کا کوئی انتظام نہیں. یہ ہے ضلع شرقی کا علاقہ بھٹائی آباد جو گزشتہ کئی سالوں سے مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سال پہلے بارشوں کے باعث سڑک بہہ گئی تھی اور نالا کی مرمت کا کام متعلقہ اداروں کی جانب سے نہیں کیا گیا. ڈی ایم سی ملیر اور ڈی ایم سی ایسٹ کے تنازع کے باعث یہاں کے مکین شدید اذیت میں مبتلا ہیں. متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور سڑک کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نالے کی بھی تعمیرات کی جائے. تو جناب یہ صورتحال آپ نے دیکھی. علی زیدی صاحب اس علاقے سے ایم این اے ہیں اور بلال غفار صاحب اس علاقے سے ایم پی اے ہیں, دونوں ہی تحریک انصاف کے ہیں. آئیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اس حوالے سے سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر اور اس حلقے کے جناب ایم پی اے بلال غفار صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بلال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلال صاحب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے علاقے کی, آپ نمائندہ ہیں اس علاقے کے, آپ کو ڈیفینیٹلی یہاں کے لوگ اپروچ کرتے ہوں گے اس علاقے کی صفائی کے لیے, سڑکوں کی صورتحال کے لیے, اور آپ نے اس حوالے سے اگر سندھ حکومت سے بات کی ہے تو رسپانس کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ میں ہمیشہ اسمبلی میں بھی بات کرتا ہوں اور ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو کراچی کا جو یہ حال ہے اس کا جو بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کے بلدیاتی نظام, جو امپاورڈ بلدیاتی نظام کا نہ ہونا, جو آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ امپاورڈ, اور ان کو فائنینشیلی امپاورمنٹ جب تک آپ ان کو نہیں دیں گے, اور یہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا گراس روٹ لیول تک نہیں ٹرانسفر ہوگا تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا این ایف سی, نیشنل فائنانس کمیشن, اسی طریقے سے پروونس میں ہوتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن, جس سے آپ پروونس کو جو پیسہ ملتا ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹس اور اس کے نیچے ٹاؤن اور یو سی لیول تک وہ پیسہ منتقل ہوتا ہے. انفارچونیٹلی سندھ میں 13 سال سے پی ایف سی کا نفاذ ہوا ہی نہیں ہے. وہ امپلیمنٹ تو ہونا اب چھوڑے, 13 سال سے سندھ میں پی ایف سی کی ایک میٹنگ ہی نہیں ہوئی, آپ کا پی ایف سی کا بورڈ ہی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا جس کے تحت ایز پر نیڈ, ایز پر ڈیولپمنٹ نیڈز آپ کی وہاں پہ پیسہ اور ڈیولپمنٹ بجٹ لگتا ہے. اچھا اب میں آتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو 13 سال میں کراچی میں بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی ڈیولپمنٹس ہوئی. لیکن ابھی اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کے ایریا کی بات کریں, یہاں یہ اچھا علاقہ, ایسا بھی نہیں کہ ہم بولیں کہ جی یہ پوش ایریا نہیں ہے, بڑی زبردست یہاں پر آبادی رہتی ہے. اور اب اسپیسیفکلی اگر چلیں ہم ذرا دور بھی نہیں جاتے, پچھلے سال جو بارشوں نے برا حال کیا تھا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی شاید کچھ کام کیا جائے, اور سال میں اب سال ہونے کو آیا ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اس وقت جو سڑکوں کو جو ڈینٹ پڑے تھے, جو کھڈے پڑے تھے, وہ اب تک ریفل نہیں ہو سکے. کیا وجہ ہے, اتنا سست روی کا شکار کام کیوں ہے؟ جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً پورا کراچی ڈوب گیا تھا, لیکن ہم نے بارشوں سے پہلے جو گلستان جوہر بلاک 13 کا جو مین نالا ہے اس کی ہم نے صفائی کرا دی تھی, جس سے گلستان جوہر
जो है वो तबाह होने से बच गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तबाह होने से बच गया था, लेकिन काफ़ी हद तक बच गया था। इसी तरीके से जो मेरा PS 103 NA 244 है, जहाँ पे बलोच कॉलोनी है, वहाँ पे हमने तकरीबन 7 से 7,500 स्क्वायर रनिंग फिट हमने सीवरेज चेंज करवाई थी और वो इलाका डूबने से बच गया था। उसके साथ ही जो कराची एडमिन और PCHS के पोश इलाके हैं वो सारे डूब गए थे, लेकिन जहाँ पे सीवरेज का काम हो गया था टाइमली, वो वहाँ पे बिलाल गफ्फार साहब, हमने देखे थे वो मनाजिर के जब गुलिस्तान जौहर में गाड़ियाँ जो हैं वो कश्तियों की तरह बह रही थी सड़कों पे, और ख़ास तौर पे अब इसके बाद आपने सवाल पूछा, इसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो हमें कुछ करना नहीं है, तो SDG गोल्स के तहत हमने स्कीम्स अप्रूव कराई और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो डेवलपमेंट बजट 250 मिलियन 25 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट बजट फेज 1 में हमारा अप्रूव हुआ। उसके सर्वेज हो गए हैं, उसकी PCs बन गई हैं, फंड्स आ गए हैं और उसके अप्रूवल्स भी हो गए, टेंडर्स भी अवार्ड हो गए, जिसमें ब्लॉक 13, ब्लॉक 15, ब्लॉक 17, ब्लॉक 19 की वो रोड जो पिछले 25 साल से कभी रोड नहीं बनी, वो तक हम रोड बनाने जा रहे हैं। पूरी ब्लॉक 19 की तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए की सिर्फ एक रोड है। ये जो 25 करोड़ रुपए का फंड है, इसमें हमारी सीवरेज, पानी की लाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड पे खर्च हो रहे हैं, जो आज तक कभी किसी फेडरल गवर्नमेंट ने कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि सिंध गवर्नमेंट बिलाल साहब इस डिस्ट्रिक्ट के, चूंकि मैं खुद भी यहाँ रहता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट के कुछ बुनियादी मसाइल में से एक मसला कचरा ना उठाया जाना है। कचरा जो है वो सड़कों पे उसके अंबार लगे हुए हैं, गड्ढे जो किसी ज़माने में खुले थे वो फिल नहीं होते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि गड्ढा जैसे ही पड़े, कोई पॉट होल जैसे ही वजूद में आए तो उसको फिल कर दिया जाए, या अगर गटर का ढक्कन चोरी होता है तो उसको उठा दिया जाए। वेट किया जाता है एक बड़े मंसूबे का, और एक बड़ा मंसूबा जब अप्रूव होता है तो उसके बाद सड़कों का और सीवरेज का वो काम शुरू होता है। इस हवाले से कुछ इकदाम किए आपने? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली कम्स अंडर चीफ मिनिस्टर, उसके जो चेयरमैन है वो भी चीफ मिनिस्टर है। सही। और अब देखें कि पूरे दुनिया में क्या होता है कि जो कचरा उठाया जाता है उसकी जो कंपनीज होती हैं वो पैसे देती हैं कि हम कचरा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान कराची में उल्टा है कि हम कचरा उठाने के पैसे देते हैं। मैं कल ही जो एक नया ऑडिट रिपोर्ट आई है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, लाहौर में भी है, कचरा उठाने के पैसे दिए जाते हैं। जी दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कराची और लाहौर का जब बात करेंगे, कराची में $32 पर टन जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें डोर टू डोर जो है ना कचरा उठाने का वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर आप मुझे बताएं कि जो कराची में तकरीबन 11 से 12 हज़ार मेट्रिक टन रोजाना कराची में कचरा उठता है, जो कचरा आता है वो तो उठता ही नहीं है। वो सिंध सॉलिड 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, 3 में DMCs हैं। हम तो ये कहते हैं इसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह इसको आप कराची ये एक बिल्कुल ना एक ऐसा ब्लॉक बन जाता है कि जब CM साहब खुद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हेड कर रहे हैं और जो MPAs हैं वो परेशान है कि जनाब उनके इलाके में वेस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं हो रहा है। ये एक डेड लॉक है, उम्मीद करते हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिलाल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे उस कचरे के हवाले से जो सड़क पर है। एक और नौयत का कचरा भी है, और वो कचरा आपकी डाइनिंग टेबल पर है। वो कचरा ना सिर्फ आपकी डाइनिंग टेबल पे है, वो कचरा आपके फ्रिज में भी मौजूद है, वो कचरा आपकी किचन की कैबिनेट्स में भी मौजूद है, और उसी कचरे में आप अपने मसाला जात भी रखते हैं। हम बात करें प्लास्टिक के बर्तनों के हवाले से, प्लास्टिक की थैलियों के हवाले से। WHO ने एक तहकीक की, जिस तहकीक के मुताबिक हर बालिग शख्स जो है वो 50,000 प्लास्टिक के जो ज़र्रात है ना वो निगल रहा है। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे खाने में क्या कुछ केमिकल शामिल हो रहे हैं। हम लोगों ने इसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। अब करना ये कि हमें अपने लाइफस्टाइल से तमाम तर प्लास्टिक को निकाल के बाहर फेंकना। और ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं कोई अचंभे की बात कर रही हूँ और ऐसी पहली चीज़ें नहीं हुई। ज़रा आज से 25-30 साल पहले आप लोग चले जाएं तो यही होता था कि जब आप सब्जी लेने भी जाते थे तो अपनी एक बास्केट लेके जाते थे, सब्जियां उसमें आती थी, फल उसमें आते थे। दही लेने जा रहे हैं जनाब, घर से बर्तन जा रहा है बजाय कि प्लास्टिक की थैलियों में। दूध वाला तो खैर जो घर आता था या दूध भी अगर लेने जा रहे थे तो घर से बर्तन जाता था। तो कैसे हम प्लास्टिक को बाहर निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर सॉलिडारिटी सिस्टम के सदर मोहसिन भट्टी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। भट्टी साहब जी वालेकुम सलाम। ये जो हमारे घर का एक इजाफी फैमिली मेंबर है जिसको हम प्लास्टिक के डब्बे या प्लास्टिक की थैलियाँ इनका नाम देते हैं, ये कितनी मुज़र सेहत है हमारे लिए? मदिया, ये जहर है, बहुत टॉक्सिक है।
बदकिस्मती से आप ये देखें कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारे अताई हैं, यहाँ से जो हॉस्पिटल वेस्ट जाती है, जो ड्रिप्स होती हैं, जो यूरिन बैग्स होते हैं, जो ब्लड बैग्स होते हैं, जो देहात में जो पेस्टिसाइड की बॉटल्स होती हैं, ये कहाँ जाती हैं? इन्हें तो तलफ किया जाना चाहिए, इन्हें तो बाकायदा जला के राख कर देना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इनको जाया नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोग अपना मुनाफा जाया नहीं करते, बंदे जाया कर देते हैं, इंसान जाया कर देते हैं। आप अभी बात कर रही थी कि ये जो कूड़ा है इसको नहीं उठाया जाता, लेकिन ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है ये उससे कहीं ज्यादा जहरीली है। इसमें तो बहुत ज्यादा बीमारियों के जरासीम और वायरस मौजूद हैं। ये हॉस्पिटल वेस्ट कहाँ जाती है? हमारे मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास कोई भी इंसिनरेटर नहीं है। अब जब वो इंसिनरेटर नहीं है तो ये जो ड्रिप्स, भट्टी साहब, ये आप जो बता रहे हैं कि हम जो आम इस्तेमाल में थैली सब्जी लाने के लिए या खाना लाने के लिए जो ये बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक का, ये हॉस्पिटल वेस्ट से बना हुआ है। इसमें से बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो हॉस्पिटल वेस्ट से बने हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पे इन प्लास्टिक के बर्तनों को चेक करने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है। चेक करना तो दूर की बात, इनके लिए किसी ने कोई स्टैंडर्ड्स तक नहीं बनाए हैं। जब स्टैंडर्ड्स भी नहीं बनाए हैं, इसको चेक भी नहीं किया जाता, जिसका दिल करता है जिस मर्जी मटेरियल से उठा के बर्तन बनाना शुरू कर दे, डब्बे बनाना शुरू कर दे, फीडर्स बनाना शुरू कर दे, बच्चों के स्ट्रॉज बनाना शुरू कर दे, प्लास्टिक की थैलियां बनाना शुरू कर दे। तो अब उनमें आप गरम गरम रोटियां लेके आए, गरम गरम चाय लेके आए, गरम सालन लेके आए, इनको उन तमाम तर फैक्ट्रीज में जहां पर प्लास्टिक की थैलियां बन रही है, प्लास्टिक के डब्बे बन रहे हैं, कोई चेक नहीं करता जनाब कि कहां से रिसाइकल होकर आ रही हैं या कहां से आ रही हैं, कहां को जाएंगी, कुछ पता नहीं। कोई बाकायदा इदारा ही मौजूद नहीं है। जो महकमा माहौलियात है वो थोड़ी बहुत कभी कभी कार्रवाई करता है, लेकिन वो भी एक आई वॉश है, उसके अलावा और कोई महकमा बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने भी इसके बारे में कोई ऐसे कवानीन नहीं बनाए हुए हैं, और जो कवानीन जो थोड़े बहुत होंगे भी उन पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। यहाँ लाहौर पंजाब में अगर हम देखें तो हमारा लाहौर में, गुजरांवाला में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। अगर लाहौर की हम बात करें जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे बंद रोड के साइड पर घरों के अंदर ये सारी हॉस्पिटल वेस्ट जाती है। ख़वातीन और बच्चे इनको सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद आगे क्रशिंग मशीनें लगी हुई हैं जहाँ इससे प्लास्टिक का दाना तैयार किया जाता है और फिर इससे मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड्स में डाल के बर्तन बना के ले आए जाते हैं। खतरनाक सूरत हाल है ये भट्टी साहब, खतरनाक सूरत हाल है। मुझे जरा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मामले का इदराक है, उन्हें पता है कि प्लास्टिक खतरनाक है, तो वो एक एहतियात ये कर लेते हैं कि जैसे डब्बे पे BPA फ्री लिखा हुआ होता है, वो वाले डब्बे उठा लेते हैं या BPA फ्री फीडर्स उठा लेते हैं। ये BPA फ्री चेक करने का कोई तरीका कार भी है या ये हम वैसे ही डब्बे के ऊपर जो लेबल लगा है उसी पे डिपेंड कर रहे हैं? हाँ, असल में तो ये लेबोरेटरी को चेक करना चाहिए, हम उसको आम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हाँ। एक आम कंज्यूमर जो है वो उसको नहीं देख सकता है। पहले ये भी बता दें BPA होता अगर क्या है? इसके लिए कोई पहले के जरा डिबेट पे जाए, BPA समझा दें है क्या चीज? ये बिस्फेनॉल होता है, ठीक। ये बिस्फेनॉल फ्री जो है बर्तन वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जिसे हम आम जबान में ये कह सकते हैं कि फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए। अच्छा। वो इस तरह की हॉस्पिटल वेस्ट से बना हुआ नहीं होना चाहिए, वो पेस्टिसाइड की बोतल से बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुराक इसके साथ कांटेक्ट में होगी, अगर हमको प्लेट ले लें, कोई बाउल ले लें, कोई गिलास ले लें, अगर उसके अंदर वाली लेयर में ये बिस्फेनॉल यूज हुआ हुआ है और उसको लेके आप ओवन में रख देते हैं और ओवन में आप खाना गर्म करते हैं। हमारे किचन में मसाले के डब्बे प्लास्टिक के,
हमारे चले खाना बन जाता है तो गरम गरम खाने को अक्सर हम सेव करने किसी की देना भी हो तो प्लास्टिक के डब्बों में डालते हैं। खाना गर्म करने के लिए हम उन्हीं प्लास्टिक के डब्बों में इनको माइक्रोवेव भी करते हैं। हम अपने पानी की बोतल की भी बात करें, जब इतनी गर्मियां भी आने वाली है तो वही प्लास्टिक की बोतल हम बाहर लेके जाएंगे, बाहर इतनी गर्मी होगी तो ऑफ कोर्स वो प्लास्टिक के असरात होंगे, वो असरात हमारे उस पानी के अंदर आएंगे जो हमने पीने के टाइम डिहाइड्रेट ना हो। तो मतलब ये तो बड़ा कैंसरस है हमारी पूरी लाइफस्टाइल के लिए हमारे लिए। एग्जैक्टली कैंसरियस ही है। आप ये देखें कि आप कई बार खाना गर्म करती हैं या कई बार हम किसी रेस्टोरेंट में चल जाते हैं या अपने ऑफिस की कैंटीन पे चल जाएं तो वहाँ पे यही प्लास्टिक के बर्तन यूज़ हो रहे होंगे और इन्हीं में ही ओवन में खाना गर्म करके दिया जाएगा और बहुत से घरों में इन्हीं प्लास्टिक प्लेटों में खाना गर्म करके दिया जाएगा। और आपने कभी नोट किया हो कि वो जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं या बाउल्स हैं वो बाकायदा उनके अंदर उभार पैदा हुए होते हैं, जैसे बबल फटा हुआ है। ठीक, अब वो क्या वजह है? वो वजह ये है कि ओवन में जब उसको हीट अप किया जाता है तो वो ब्रस्ट कर जाती है, वो फट जाती है, उसके जो थैलेट्स होते हैं वो उसके अज्जा उस खुराक में शामिल हो जाते हैं और हम स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये कैंसरियस हो जाता है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो दरख्वास्त यही है जनाब तमाम देखने वालों से कि प्लास्टिक का बर्तन छोड़ें और वो अगर आपने जो सब्जियां वगैरह लानी है उसके लिए घर से बर्तन या पच्छी लेके जाएं जो भी आपके पास है और अपने आप को इस मूजी चीज़ से बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद थे और बड़ी से गुफ्तगू थी उनके साथ और बड़ी बेहतरीन तौर पे समझा रहे थे वो कि ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। बिल्कुल। अब शफाज़र आगे बढ़ते हैं और एक अहम तरीन खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके गुलशन हदीद ने फंक्शन लीग के रहनुमा अब्दुल कादिर पर हमले की वीडियो AOI न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इसी वीडियो के वाले से मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर, देखें फंक्शन लीग के जिले सदर अब्दुल कादिर पर गुज़श्ता रोज कातलाना हमला हुआ था जिसकी CCTV फुटेज हमने हासिल की है जिसपे मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को सफेद गाड़ी का ताक़ुब करते हुए देखा जा सकता है और उन्होंने गाड़ी रुकते ही जो मुसल्लह मुलजमान थे उन्होंने पिस्तौल निकालकर अब्दुल कादिर पर ताम ली और जैसे ही अब्दुल कादिर ने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो हाथापाई हुई और इसी दौरान मुलजमान ने फायरिंग कर दी जिससे अब्दुल कादिर शर जख्मी होता और इस हवाले से पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के क़याम के हवाले से इजलास आज तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा करदा नरखों पर दस्तयाबी ज़रूरी बनाना होगी। रमज़ानुल मुबारक में 7 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान भी किया गया है। रमज़ान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए में मिलेगा और सस्ते आटे की फराहमी पर 3 अरब 50 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में और बात करते हैं जनाब वतन अजीज़ की, पाकिस्तान की। जनाब बड़ा मुनफरिद मुल्क है जी। इधर आपको एक तरफ जो है माला की चोटियाँ मिलती हैं, दूसरी तरफ आपको बहरा अरब के जनाब गर्म पानियों का समंदर मिलता है। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसमें। खलियान भी हैं, मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, सतह मुर्तफा भी है और हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई सवाल ये, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज है ये आपके सामने रख सकते? मतलब शफात आप पाकिस्तान को रीडिस्कवर भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी जगह जो हमने नहीं देखी और जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि भाई हम कैसे प्लान करेंगे, हम कैसे यहाँ पर जा सकेंगे, पता नहीं हम तमाम तो चीज़ें खुद मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए रारिस मना की MANAKY, आप सिर्फ यहाँ पर जाएँ और उसके बाद आप हो जाए बेफिक्र, क्योंकि आपने कोई भी पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म के अट्रैक्शन पे जाना है, आपके लिए तमाम तर सहूलतें वहाँ पर मुयसर। और मुझे इनकी वेबसाइट बड़ी मज़े की लगी, इट्स वेरी कलरफुल। मतलब बच्चे भी देख के बड़ा खुश होंगे। तो आई एम श्योर कि जैसी ये वेबसाइट कलरफुल है इसका एक्सपीरियंस भी उससे कहीं ज़्यादा कलरफुल होगा। और इसी वाले से बात करने के लिए मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर मना की सलमीन अंसारी साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमीन एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सलमीन पहले तो ये ज़रा बताइएगा मनाकी ये प्लेटफॉर्म क्या है?
सो मनाकी लफ्ज़ जो है ये मावरी ओरिजिन का है और इसका मतलब है टू सपोर्ट, टू केयर, टू प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी, एंड इट इज़ अ मार्केट प्लेस, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिसका मतलब है कि आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन है to be able to rediscover Pakistan through its people, through its landscapes, its tourism, hospitality, experiences, food, cuisine, you name it, we are providing that platform for you. Amazing. अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो पाकिस्तान के हवाले से जनाब ट्रैवल करना चाहता है, राइट? तो हाउ कैन मनाकी सपोर्ट इट? सो हमारे मार्केट प्लेस का मकसद ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो अपने टूर ऑपरेटर्स हों या इनफरादी तौर पे कोई ऐसा काम करते हों, दे कम टू आवर प्लेटफॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं कि हम उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं बेहतर कैसे अपने टूर को या अपनी लिस्टिंग को बना सकते हैं, एंड देन इट इज़ देयर अपॉर्चुनिटी टू शाइन। सो इट्स नॉट अबाउट आवर कमर्शियल अर्निंग, इट्स अबाउट गिविंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान द अपॉर्चुनिटी टू कमर्शियल लर्निंग एज वेल टू एवरीबॉडी। बताइएगा आपके प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी जगह स्पेसिफिकली आ रही है, क्योंकि मैं भी ये देख रही थी कि ना सिर्फ ये कि जो लोग टूरिज्म इंटरेस्टेड है ये उनके लिए बेहतरीन है, बल्कि वो लोग जो कि हॉस्पिटैलिटी से भी आपने बात भी की कि उन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आप सपोर्ट करने की बात करें तो वो कम्युनिटी जो रह रही है जहाँ पे सयाह जाएंगे आप उनको भी सपोर्ट करने की बात करें। एब्सोल्युटली। सो वी हैव 4 वर्टिकल्स टू एक्सप्लेन क्विकली। टूर्स हैं, ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस हैं, इन पर्सन एक्सपीरियंसेस और व्हीकल्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप टूर करना चाहते हैं, बाहर से आ रहे हैं तो आप टूर भी कर सकते हैं। अगर आप इन पर्सन जाके कुछ सीखना चाहते हैं, वो कोई क्राफ्ट हो सकता है, वो बीट बॉक्सिंग हो सकती है, वो योगा हो सकता है, वो निटिंग हो सकती है, एनीथिंग एट ऑल जो कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकता है। इंटरेस्टिंग। फॉर मिसाल के तौर पे मैं स्वात में रहता हूँ जी, और मुझे पता है मेरे इलाके में बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, लेकिन मुझे अप्रोच नहीं है मैं कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करूं जी। इसमें मनाकी कैसे असिस्ट करेगा ऐसे लोगों को? हम मार्केट करते हैं, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू आवर टीम ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई जो वहाँ का लोकल क्राफ्ट होता है, हम उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनका एक्सपीरियंस उनके साथ बनवाते हैं एंड उनको मार्केट करते हैं। अब इसी तरह एक और चीज़ है, मेरे पास कोई स्किल है और मैं चाहता हूँ ये स्किल मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना YouTube चैनल शुरू करूं, लेकिन जो नया बंदा है उसके YouTube चैनल पे ट्रैफिक बड़ी देर से आएगा, बहुत देर लगेगी रजिस्टर होने में, रेवेन्यू बनने में, लेकिन अगर इंस्टेंट कोई सोल्यूशन चाहिए उस पे मनाकी कैसे हेल्प कर सकता है? सो जैसे अगर कोई मिमिक्री सिखाना चाहता है या कोई वॉइस ओवर सिखाना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी कर सकता है, बिकॉज उसके काम की नौयत ऐसी कि वो वैसे बहुत मसरूफ रहता है, या वो इन पर्सन सिखाना चाहता है तो अगेन वी विल डिजाइन इट, वी विल आइडेंटिफाई अ प्लेस, अ लोकेशन, व्हाट द कोर्स डिजाइन विल लुक लाइक, एंड देन पीपल हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर कहीं से भी दुनिया में। सिखाना है वो भी टेंशन फ्री हो जाए और जो सीखने वाले हैं वो भी टेंशन फ्री हो जाए, बिकॉज़ देयर इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके चीजें कर सकते हैं। अब फर्ज करें जैसे मुझे मालूम है कि बहुत सारी, पहले तो मुझे बता दे कौन कौन सी जगह जो है वो मनाकी के अंदर आती हैं, और अगर मैंने पूरे पाकिस्तान को रीडिस्कवर करना है तो कौन कौन सी जगह हैं जहां पे मैं जा सकती हूं? Where would you like to go? You name it, we will help to take you there through our tour operators. Just name the place. मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई नई जगह सुनने को मिले कि जी अंदरूनी से नई जगह ऐसी है। ब्रोगल चित्राल जाना है। शिमशाल चलेंगे? I don't know about this. Please tell us about it. So शिमशाल is home to ज़्यादातर जो माउंटेनियर्स होते हैं जिनके बारे में हमें तब पता चलता है जबकि वो कुछ समिट कर चुके होते हैं। शिमशाल की कम्युनिटी को हम ना सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं बट हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने विंटर स्पोर्ट्स होते हैं हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं थ्रू मनाकी, ताकि वहाँ के लोग जो है उनकी कम्युनिटी ग्रो कर सके इकोनॉमिकली भी एंड उनका स्किल भी ग्रो करे। दैट्स इंटरेस्टिंग। सलमीन ने नई जगह के बारे में बता दिया, मैंने एक नया वर्ड में, तो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सलमीन, आपने ये वाकई हेल्प की, मुझे नहीं पता था। अच्छा, बहुत सारे अब आजकल व्लॉगिंग का दौर है तो बहुत सारे व्लॉगर्स को पता नहीं होता, क्योंकि यूजुअली आप जब स्क्रॉल करते हैं ना बहुत सारी जगह आपको नजर तो आ जाती हैं, ऑलरेडी किसी न किसी से उन्होंने उस पर व्लॉग किया हुआ है, बट मैं अगर एक व्लॉगर हूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं नई जगह डिस्कवर करूँ, उस पर मैं कैसे मनाकी को कॉन्टैक्ट करूँगा, मनाकी क्या करेगा मेरे लिए? सो एक तो मनाकी का नाम अब रजिस्टर हो गया है लोगों को और माशाल्लाह से इट्स ग्रोइंग, सो पीपल हैव गॉटन टू नो अबाउट मनाकी। हमारे साथ रिसेंटली ही हुआ था, लूक एंड सबरीना ऑफ चॉपस्टिक ट्रैवल्स, दे कोऑर्डिनेटेड विद अस, डेविड हॉफमैन एज वी स्पीक इज इन पेशावर राइट नाउ फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। दीज आर वर्ल्ड रेनाउंड व्लॉगर्स, बिकॉज हम एक्सपीरियंस इतना कस्टमाइज करते हैं और फेयर एडवांटेज देते हैं अपने टूर ऑपरेटर को कि वो फायदा उठाएंगे, वी विल जस्ट हेल्प कस्टमाइज इट फॉर दीज व्लॉगर्स। तो वो ऐसे खित्तों में जाते हैं और ऐसी स्पेसिफिक चीजें देखते हैं, एक जिनके बारे में उन्होंने सुना होता है, और उस एक्सपीरियंस को हम और बेहतर बना देते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सम सरप्राइज एलिमेंट्स। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि देखिए, बीइंग अ वुमन मैं पूरी दुनिया में अकेले ट्रैवल कर लूंगी, मैंने ट्रैवल किया, लेकिन जब मैं पाकिस्तान अकेले ट्रैवल करना चाहती हूँ ना तो मेरे अब्बू और मेरे मियाँ दोनों कंसर्न हो जाते कि सोचना भी नहीं है अनलेस और अनटिल कोई घर का बंदा आपके साथ ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मनाकी से वो खवातीन जो
कि अकेले ट्रिप्स करना चाहती हैं, पाकिस्तान को एक तरह से डिस्कवर एक्सप्लोर करना चाहती हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी? देखिए, एक तो कंफर्टेबिलिटी की बात होती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, एंड वी आर एम्पावरिंग वुमेन, तो हमारी ऑल फॉर वुमेन लेड टूर्स भी होते हैं, जिसको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. we're the first of our kind who are offering that without going into अच्छा why only women, because everybody has their own setup and background and we have to consider our culture also. So absolutely all women's tour है, family tour है, किसी एक स्पेसिफिक जगह को सिर्फ आप जाके एक्सप्लोर करना चाहें तो जबरदस्त, 4 जगहों को जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. मेरे ज़हन में बहुत सारी जगह आ रही हैं, प्रिंसेस ऑफ होप जी ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप वहाँ रात नहीं ठहर सकते. केव सिटी बलूचिस्तान में आप वहाँ जा सकते हैं लेकिन रात ठहरने का बंदोबस्त नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होती है इस प्लेटफॉर्म की? सो देखें, जो टूर गाइड्स हैं और जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनकी काफ़ी नोहा होती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी अंडरमाइंड इन पाकिस्तान. हम उनको फर्दर ट्रेन करते हैं बिकॉज हमारी अपनी टीम के जो सीनियर मेंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वी फैसिलिटेट एंड ट्रेन देम सो दैट पीपल कैन रियली लर्न फ्रॉम इट. सच एन ऑनर, आप हमारे शो पे आई और अमेजिंगली एंड वी लर्न डिफरेंट थिंग्स. जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूंगी, पाकिस्तान, वी आर वेलकमिंग यू. आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, कम टू आवर प्लेटफॉर्म, register your experience and your tour through us and the world will see what you have to offer. Wow, that's amazing. Thank you so much. सलमीन हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान में वो वीकली अक्सर पोट्री का जो आर्ट है वो हर एक को नहीं आता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोगों को लगता है कि हम पोट्री बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं. सो आप भी अपने आप को रजिस्टर करें, क्या पता मुल्तान में जो टूरिस्ट आए वो फिर आपके पास आके पोट्री सीखे, जिससे आपको भी फायदा हो एंड ऑफ कोर्स उनकी भी लर्निंग हो जाएगी. ग्रेट, that's really interesting. मजे की बात है, मतलब ख्वाबों से निकल के जहां और भी है. एग्जैक्टली. आगे बढ़े जनाब. बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं. और हमने देखा है कि जब से इंतखाबात हुए हैं सेनेट के, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि चाहे वो हुकूमती हल्का हो चाहे वो अपोजिशन का हल्का, शिकायत पाई जा रही है. इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा है, मुस्ताफ़ी हो जाए. हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया है. वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अवाम का इलेक्शन कमीशन से एतमाद उठ चुका है. सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को ज्यादा वोट मिलने से जाहिर है कि लेन देन हुआ. इस हवाले से जनाब बात करते हैं हमारे साथ. पहले जरा आपको बता देते हैं कि कल जो शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना था उनका. कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें करप्शन का कोई सिलसिला ना हो. इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा. अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका. किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन पे. तहरीक इंसाफ, हमें कोई एतमाद नहीं है. इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती. इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी, एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया और उससे सारी कौम के एतमाद को, हमारी जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है. इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफ़ा दें और पार्लियामान को ये मौका मिले कि वो एक और इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पे सबको एतमाद हो. दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के इस मुतालबे को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है. शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मामूली बात नहीं कि वफाकी काबीना कह रही है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो. उन्होंने पार्लियामान नैब को मफलूज किया और अब इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए हैं. बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते, आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई है. अजहर सदीक साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं. अजहर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए. अजहर साहब, जो तनकीद हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में वाकई तौर पे नाकाम हुआ है? आपको याद है, आपके साथ कई दफा हुई है. सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतजामी मामला भी देखता है और ये अदालत के फराइज भी अंजाम देता है. इसके पास तौहीन अदालत की पावर भी मौजूद है, यानी कोर्ट के तौर पर भी काम करती है. तो उसमें उन्होंने बगैर कोई ताकीद की कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन पर पाक और साफ करवा लिए, साफ और शफाफ करा लिए. सॉरी, अब ये रिकॉर्ड की चीजें हैं. दूसरा ये है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला किया था 4 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक समा बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई. फिर 1 मार्च को फैसला दे दिया अदालत ने. तो इलेक्शन कमीशन ने अदालत को उस फैसले पर फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, यूं तौहीन अदालत कमिट की. फिर वीडियो स्कैंडल आपके सामने आ गए. वीडियो स्कैंडल में मैंने कई दरखास्तें दी थी, उस पर कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई जाए, ताकीद की जाए, वो कोई नहीं की है. ये वो बातें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है.
फिर अली अदर गिलानी की वीडियो आ गई, फिर मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि यहाँ नोट नहीं चले हैं, यहाँ पर टिकटें चली हैं। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया था। कस्का के इलेक्शन में या बाकी इलेक्शन में एक नॉर्मल सी प्रोसीजर बात है। अब जो भी वो मामलात थे जिन पे प्रॉब्लम था, उन पे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है पेशियां रख चुका है। 22 तारीख को यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस सुना जाएगा। जो एतराज है उसमें इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं अर्ज करूं, सेक्शन 9 के हवाले से अगर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो बकायदा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लग गया, 22 तारीख को आप क्या रखेंगे? 22 तारीख को तो आपका इख्तियार खत्म हो चुका हुआ है। अब तो मामला ये हफीज शेख साहब को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लेके जाना है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट और आम सेनेट के इलेक्शन में यही फर्क है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन देखता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएगा। मैं नहीं समझता 22 तारीख को कुछ करेगा वो। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बड़ा अच्छा केस। अच्छा, ये जो मुतालबा किया गया है अजीज साहब के इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि ये गैर आईनी मुतालबा है। तो आप आइन को ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपको लगता है कि गैर आईनी मुतालबा है? शाहिद खान अब्बासी तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। वजीर आजम से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? वो देखे ना, आप रिकॉर्ड पे देखें, वो भी गैर आईनी है। आप कैसे कह सकते हैं? वहां पर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब तक हाउस का कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन करेंगे। इसी तरह मैं बता दूं, गैर आईनी नहीं है। आर्टिकल अगर 213 अगर आप पढ़ लें, 213 का सब 215 का सब आर्टिकल 4 अगर देख लें, उसमें रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना रेजिग्नेशन खुद दे सकता है, वो माना जाए। लेकिन आम तौर पर जैसे 5 साल के लिए आते हैं ये लोग, और 5 साल के लिए मुराद इतनी मिलती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिका सागिब निसार साहब के बारे में तो बड़ी बातें हो रही हैं। जरा ये भी कौम को बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन को मुराद कितनी मिलती है, एडवांटेज कितने मिलते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल मुतालबा हैरत की बात है अजहर साहब, जो बात आप बता रहे हैं इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2 महीने पहले तक हुकूमत की राय कुछ और थी। बट बहुत शुक्रिया जी अजहर सदीक साहब, एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन और हजरात, एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मदिया बता दें क्या है। ओहो, सुरों की भरमार होने वाली है, सुरों की भरमार। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे दावा किया था कि ब्रेक के बाद जो भरमार होगी वो होगी सुरों की। और उम्मीद तौर पर जब हम कहते हैं ना कि सुरों की भरमार होगी तो लोगों को लगेगा जी कोई बहुत ही सीनियर जो है, कोई हमारे साथ कोई ऐसे सिंगर मौजूद, इतने बड़े गले वाला, कोई पक्के राग वाला बंदा आएगा होंगे, और काफी ज्यादा उनकी उम्र होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें एक्सपीरियंस शामिल होगा, तभी तो सुरों की बरसात होगी। लेकिन जनाब, आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, सिर्फ 8 साल की उम्र और 4 साल से गाना शुरू किया था। फिजा बतूल जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी फिजा, और उनके साथ उनके उस्ताद जनाब ज़ियाउल हक साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। फिजा, माशाल्लाह आपका टैलेंट दुनिया ने तो देख लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा। मैं चाहूंगा स्ट्रेट अवे हम कोई एक मैडम का कोई गाना सुने और उसके बाद फिर बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का जदो होली जई। क्या बात है, क्या बात है, कितना प्यार है, माशाल्लाह कंट्रोल है। अच्छा, एंड में थोड़ी सी उन्होंने जगह हल्की सी चेंज की थी और वो वेरिएशन एग्जैक्टली इन्होंने वेरिएशन ऐड की, जो कि हम बहुत मुश्किल से देखते हैं कि हमारे जो स्पेशली जो सीखने वाले बच्चे हैं वो खुद से बेचारे कोई जगह नहीं लेते ही नहीं है, वो इतना डरे हुए होते हैं। लेकिन फिजा, इतनी सी उम्र में आपने मैडम का इतना प्यारा गाना गा दिया। इसमें तो आपने बहुत बच्चे पहले रियाजत की होगी, बड़ा सीखने की कोशिश की होगी, फिर इतना प्यारा परफॉर्म किया है। जी, मुझे सर ज़िया ने इतना अच्छा सिखाया है कि अब मैं इतना अच्छा गाती हूँ। अरे तो सर ज़िया को भी तो इतनी प्यारी स्टूडेंट मिली ना जो इतना अच्छा गाती है। कब से आपने गाना शुरू किया था ये बताओ। व्हेन आई वाज 4 इयर्स, तो मेरे भाई गाते थे पहले, तो उनको देखकर मुझे भी सिंगिंग का शौक हो गया। और फिर मैं भी गाने लगी, और वो मेरे जो भाई हैं वो भी सर ज़िया के पास सीखते थे। और तो फिर मेरे भाई मुझे सर ज़िया के पास लेके गए, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी। तो फिर सर ज़िया ने जब मुझे सुना तो उनको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी, और फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको एकेडमी लाएं। तो फिर मैंने एकेडमी उन्होंने सही अप्रिशिएट किया, और माशाल्लाह नजर आ रहा है। फिजा, अब लोगों की भरपूर फरमाइशें आ रही हैं कि एक और गाना हम सुने, तो प्लीज कोई एक जरा डिफरेंट सा गाना, क्लासिकल तो हमने सुन लिया, तो जरा मुनफरिद सा गाना सुनाए।
میں اب آپ کو سر عاطف اسلم کا دل دیا گلا سنا دیتی ہوں. یا اگر آپ مجھے نصیبو میڈم کا مجھے گروو میرا سنا دیں تو بہت سارے وہ ابھی تک کسی نے نہیں گایا آن ایئر, تو میں چاہوں گا اگر آپ گروو میرا سنا دیں تو مزہ ہی آ جائے گا. گا سکتی ہیں؟ میں گا دیتی ہوں. میں آپ کے نا استاد ضیاء صاحب سے, ضیاء صاحب آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے. مجھے یہ بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے فضا کی اتنی پیاری آواز ہے اور فضا کی منفرد آواز ہے, سو کتنی بڑی طرح سے بلیسنگ یہ بھی ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم منفرد آوازیں تھوڑا کم دیکھتے ہیں. عمومی طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ہر لڑکی چاہے اس کی ٹون کچھ بھی ہو وہ میڈم جیسا ہی گانا گائے. جی بالکل, ایکچولی فضا کی ذرا پلے بیک سنگنگ ٹائپ آواز ہے, اور جب میں نے فضا کو سنا 4 سال پہلے فضا میرے پاس آئی تھی, اور فضا میرے پاس ہادیہ سے پہلے اچھا تو فضا نے پھر گانا سیکھنا شروع کیا اور بہت چینج وائس ہے. پھر فضا نے نیس کیفے بیسمنٹ میں بھی پرفارم کیا, 23 مارچ کو پریزیڈنٹ کے سامنے بھی پرفارم کیا ہے, اور ابھی بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہی ہیں فضا, اور ڈیلی پریکٹس کرتی ہیں, 2-3 گھنٹے ریاض ہوتا ہے بچوں کا. کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز یاد کروں. واقعی میں فضا آپ بچے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی سنا, آپ دل دیا گلا کی بات کر رہے تھے, اگر آپ ہمیں وہ سنا دو یا جو بھی آپ کو پسند ہے میرا بچہ. جی ٹھیک ہے, دل دیا گلا. ایکچولی فضا کے فیوریٹ سنگر ہیں عاطف اسلم, اور ابھی ان کی برتھ ڈے بھی تھی تو فضا انہیں وش بھی کرنا چاہتی ہے, تو اس لیے یہ سانگ ضرور. یو آر سچ اے ٹیلنٹ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو بہت ترقی ملے. بہت ماشاءاللہ سویٹ وائس ہے. ضیاء صاحب آپ کو بھی ایکولی کریڈٹ جاتا ہے, ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ٹرین کیا ہے, اور بعض بچے گفٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو بہرحال شائن کرنا ہوتا ہے, اور یو ڈوئنگ یور جاب رائٹ. بہت شکریہ جناب. ضیاء الحق صاحب اور فضا ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل جواد, اب جاتے جاتے اپنے ناظرین کو عام ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں. اسلام آباد سے کہ ارکان اسمبلی کو فنڈ جاری کرنے کے خلاف کیس کی سماعت الیکشن کمیشن نے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ اپنا محفوظ کر لیا ہے. ارشاد کیسر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے. سینیٹر منتخب کرنے کے لیے قومی اسمبلی ممبران ووٹ ڈالتے ہیں, یہ کہنا تھا نیر حسین بخاری کا. ارکان کو فنڈ جاری کر کے کرپٹ پریکٹس کی گئی. ساتھ میں ان کا بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے فنڈ جاری کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. خواتین و حضرات, اب آپ سے لیتے ہیں اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت علی اور مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. شادری آبادری اور کورونا سے بہت دور رہی ہے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskalze ODN reise nach Disney World zu sparen